India Legal presents Courts Roundup. पूर्व कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट लगाई रोक। निचली अदालत में चल रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या प्रवासियों के मामले पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अवैध प्रवासियों के लिए कानून क्यों बढ़ाएं। सीजेआई ने कहा भारत की सीमाएं संवेदनशील हैं। चिकित्सा लापरवाही मामलों में नियम बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। धर्म परिवर्तन के बाद एससी प्रमाण पत्र का दुरुपयोग मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम को जांच के दिया आदेश। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण या पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामले की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सीजीआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। पीठ ने येदियुरप्पा की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इस बीच मुकदमे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा अभियोजन पक्ष कुछ बयानों को दावा कर रहा है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वहां उपस्थित लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि सीजीआई कांत ने जवाब दिया, आप हाईकोर्ट को मिनी ट्रायल करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं। यह आपराधिक मामला एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि येदियुरप्पा ने उनकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न किया जो कुछ मदद मांगने के लिए उनके आवास पर उनके साथ गई थी। शिकायतकर्ता लड़की की मां, जिनका अब निधन हो चुका है, वे 14 मार्च 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया और पैसे की पेशकश करके मामले को दबाने की कोशिश की। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 344 के ए के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। 4 जुलाई 2014 को एक ट्रायल कोर्ट ने येदियुरप्पा और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोपी 3 अन्य लोगों के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश पारित किया। येदियुरप्पा ने इस संज्ञान आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने जुलाई 2024 के आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये अस्पष्ट था और बिना किसी विचार के पारित किया गया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को संज्ञान के पहलू पर फिर से फैसला करने का निर्देश दिया था। 27 फरवरी को एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज न्यायमूर्ति एनएम रमेश ने एक ताज़ा संज्ञान आदेश पारित किया और येदियुरप्पा और अन्य आरोपियों को 14 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया। इसके बाद येदियुरप्पा ने शिकायत और संज्ञान आदेश दोनों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये तर्क देते हुए कि आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंगत थे। हाईकोर्ट ने पिछले महीने पूर्व सीएम को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या कानून को उन लोगों के लिए इतना बढ़ाया जा सकता है जो अवैध रूप से भारत में घुस आते हैं। ये याचिका 5 रोहिंग्या प्रवासियों के कथित गायब होने से संबंधित है, जो पहले अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि भारत की सीमाएं संवेदनशील हैं और हमें पता होना चाहिए कि देश के अंदर क्या हो रहा है। सीजीआई ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए लाल कालीन बिछाएं? क्या हमारे गरीब बच्चों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि वो हिरासत से गायब होने वाले प्रवासियों की रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर रहा है, न कि उनके निर्वासन के खिलाफ। पीठ ने पूछा कि क्या इन लोगों को शरणार्थी साबित करने के लिए कोई आधार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है और ये याचिका किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई है जिसका रोहिंग्याओं से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि वे केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के चलते विशेष संक्षिप्त संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म जमा करने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि ये एक न्यायसंगत और उचित अनुरोध है और इसे चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। पीठ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को भी फॉर्म अपलोड करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। कोर्ट ने केरल सरकार को एक प्रतिनिधित्व दाखिल करने की अनुमति दी जिसमें समय सीमा बढ़ाने के कारणों का विवरण हो। चुनाव आयोग ने बताया कि उसने समय सीमा 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है और 98.8 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और 80% फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं। केरल सरकार और अन्य याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि एसआईआर प्रक्रिया स्थानीय निकाय चुनाव में बाधा डाल रही है और समय सीमा बढ़ाने से मतदाताओं को अपने नाम जोड़ने का अवसर मिलेगा। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या निर्णय लेता है और क्या समय सीमा बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव को यह अनुमति दे दी कि वे अपनी वह याचिका वापस ले सकते हैं जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ और बिहार में दर्ज एफआईआर को क्लब या एकीकृत करने की मांग की थी। मामला जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। सुनवाई के दौरान रामदेव की ओर से पेश वकील ने बताया कि छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और वह संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, जबकि बिहार एफआईआर की स्थिति स्पष्ट नहीं है। पीठ ने संकेत दिया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, हम इसे बंद कर देंगे। इसके बाद रामदेव की ओर से वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी। 9 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि छत्तीसगढ़ वाली एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट दायर की जा चुकी है। उस समय अदालत ने कहा था कि अब एफआईआर को क्लब करने का मांग व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि केवल बिहार की एफआईआर ही लंबित है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने आशंका जताई थी कि यदि कोई प्रोटेस्ट पेटिशन दाखिल करता है तो मामला फिर से खुल सकता है, इसलिए बिहार एफआईआर की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन आज भी बिहार एफआईआर की स्थिति अज्ञात होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं था। याचिका उन कई एफआईआर से संबंधित थी जो उस वीडियो पर दर्ज हुई थी जिसमें रामदेव ने कोविड-19 के उपचार में आधुनिक चिकित्सा पद्धति की आलोचना की थी। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर को रद्द करने, क्लब करने और किसी भी प्रकार की दमनकारी कार्यवाही से सुरक्षा देने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा लापरवाही के मामले में डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए नियम बनाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जैकब मैथ्यू मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने अभी तक इस संबंध में नियम नहीं बनाए हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि चिकित्सा लापरवाही के मामले में डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट नियमों की अनुपस्थिति में न्याय पाना मुश्किल हो जाता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि डॉक्टरों के खिलाफ शिकायतें अक्सर जांच समितियों द्वारा खारिज कर दी जाती हैं, जिनमें आमतौर पर डॉक्टर ही शामिल होते हैं। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया है कि जांच पैनल में डॉक्टरों के अलावा मरीजों के प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य शामिल होने चाहिए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो सके। याचिका में ये भी कहा गया है कि चिकित्सा लापरवाही के मामले में सजा की दर बहुत कम है, जो इस क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को उजागर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है, जिससे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आगे की कार्यवाही की जा सके। ये मामला न केवल डॉक्टरों और मरीजों के बीच विश्वास के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी बल देता है। इस मामले को सुनवाई से चिकित्सा लापरवाही के मामलों में कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट करने और डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक स्पष्ट और निष्पक्ष ढांचे की आवश्यकता को स्थापित करने में मदद मिल सकती है। ये याचिका चिकित्सा क्षेत्र में सुधार और मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अपील खारिज कर दी है, जिसमें कंपनी ने सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी थी। ये जुर्माना जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक के निवेश के बारे में समय पर जानकारी नहीं देने के लिए लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.के. कौल और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने RIL और उसके अधिकारियों की अपील खारिज करते हुए कहा कि कंपनी ने PIT रेगुलेशन 2015 का उल्लंघन किया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, हमारी राय में सेबी और सेट के निष्कर्ष सही हैं और हमें इनमें से कोई कमी नहीं दिखती। RIL ने फेसबुक के साथ हुए सौदे की जानकारी अप्रैल 2020 में दी थी, जबकि मीडिया में इस सौदे की खबरें मार्च 2020 में ही आ गई थी। सेबी ने RIL पर आरोप लगाया था कि उसमें समय पर जानकारी नहीं दी, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता था। RIL के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि कंपनी ने नियमों का पालन किया है और इस मामले में कोई अंदरूनी व्यापार नहीं हुआ है, लेकिन पीठ ने कहा कि कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो समय पर जानकारी दे और निवेशकों को सही जानकारी मिले। पीठ ने ये भी कहा कि बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी और अभी अधिक होती है कि उन्हें नियमों का पालन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र में होने वाले नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर पालिका चुनावों के लिए मतगणना और परिणामों की घोषणा की तारीख 3 दिसंबर से 21 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अनिल एस किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश आर व्यास की पीठ ने ये आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से मतगणना और परिणामों की घोषणा से दूसरे चरण के मतदान और परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए परिणाम एक साथ घोषित किए जाने चाहिए। पीठ ने ये भी निर्देश दिए कि परिणामों की घोषणा तक आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए और इस दौरान कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से मतगणना और परिणामों की घोषणा करने का निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिल सकता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चरणबद्ध तरीके से परिणामों की घोषणा से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है
और ये भी संभव है कि पहले चरण के परिणामों के आधार पर दूसरे चरण के मतदान पर प्रभाव पड़े। इसलिए परिणाम एक साथ घोषित किए जाने चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। इस मामले में कांग्रेस उम्मीदवार शकील हामिद मंसूरी ने याचिका दायर की थी, जिस पर अधिवक्ता ऋषिकेश चिटले और वेदांत पांडे ने प्रतिनिधित्व किया। इसी तरह की याचिकाएं औरंगाबाद पीठ और कोल्हापुर सर्किट पीठ ने भी दायर की गई हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस आदेश से ये सुनिश्चित होगा कि चुनाव परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे और किसी भी उम्मीदवार को अनुचित लाभ नहीं मिलेगा। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में उत्तर प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे उन मामलों की जांच करें जहां व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति या इसी तरह की श्रेणी के प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग किया है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने डीएम को निर्देश दिया कि वे 4 महीने के भीतर कानून के अनुसार कार्यवाही करें और राज्य सरकार को इसकी जानकारी दें ताकि संविधान के साथ धोखाधड़ी न हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इस मामले में जांच करें और आवश्यक कार्यवाही करें। यह निर्णय एक याचिका पर आया है जिसमें एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के बाद भी खुद को हिंदू बताया था। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों से संबंधित है, वे अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण लाभ लेने का दावा करना संविधान के साथ धोखाधड़ी के समान है। कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के धर्म की जांच करें और यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.